Today I am going to start a new topic of English language, that is narration. नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच, पहले हम देख लेते हैं नरेशन। नरेशन को दूसरे शब्दों में रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। इस टॉपिक के लिए मैं बता दूं एक बार, ये जो टॉपिक है वो सभी प्रकार की क्लासेज यानी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कक्षा 6 से लेके 10वीं 12वीं सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उन सब में ये कंपलसरी रूप से टॉपिक है। इसलिए ये सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस जो ये वीडियो जो चल रहा है इसको लास्ट तक अपने को देखना, हर कंसेप्ट पे बारीकी से नज़र रखनी है। और वीडियो इसकी विशेषता ये है कि आप जब ये वीडियो टेलीकास्ट किया जा रहा है उसमें आप रोक रोक कर इसको कंसेप्ट को लिखते जाएं, जिससे क्या है कि जब भी हम पढ़ेंगे दोबारा भी पढ़ेंगे, इसके एक तरह से नोट्स तैयार हो जाएं। तो आज हम पढ़ेंगे नरेशन रिपोर्टेड स्पीच। देखो, स्पीच को आप जानते हो, स्पीच का मतलब होता है भाषण। भाषण दो तरीके से दिया जाता है, एक तो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट स्पीच वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को श्रोता के द्वारा हूबहू बोल देना या ज्यों का त्यों बोल देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को श्रोता के द्वारा अपने शब्दों में कहना लेकिन भावार्थ में परिवर्तन नहीं होना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखो, एक सेंटेंस दिया होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है कंसेप्ट में, अगर लेटर जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में दिया हो सकता है जिसको अपने को इनडायरेक्ट में करना पड़ता है, या फिर इनडायरेक्ट में दिया होता है जिसको अपने को डायरेक्ट में करना पड़ जाता है। अब इसके रूल्स हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे होगा, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे होगा, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे होता है। देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने से पहले उस सेंटेंस के बारे में अपन थोड़ा सा गहनता से पढ़ लेते हैं, थोड़ा डीपली इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आखिर करना क्या है, कौन से सेंटेंस को इनडायरेक्ट करना, वो सेंटेंस क्या है, उस सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक सेंटेंस है, आई सेड टू हिम ही इज गोइंग टू स्कूल। दो सेंटेंस नजर आ रहे हैं इसमें। एक वो सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, यहां इन्वर्टेड कोमा है। एक वो सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। अब देखो, दोनों सेंटेंस को हम थोड़ा सा गहराई से देखें तो इसको अलग अलग बोलते हैं। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देख लेते हैं एक बार इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले देखो, रिपोर्टिंग शब्द, रिपोर्टिंग शब्द रिपोर्ट से बनी है और रिपोर्ट के बाद में रिपोर्टर बनता है, यानी यहां रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा है वर्ब, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, यानी रिपोर्टर की क्रिया, वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। यहां पर रिपोर्टर है आई, आई रिपोर्ट दे रहा है, आई कह रहा है। क्या कह रहा है, या आई को अगर पूछेगी ये आई है, ये आई क्या कर रहा है, आई कर रहा है कहने का काम, यानी इसका वास्तविक रिपोर्टिंग वर्ब तो ये सैड है। यानी बाकी ये तो सब्जेक्ट है, आपको पता है, ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, सैड, रिपोर्टिंग वर्ब। अब बात इसकी है कि आखिर इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस का जो चेंजेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड की वजह से ही चेंज होता है। ये क्या है उसके अनुसार ये चेंज होगा। अगर इसको चेंज कर दिया जाए, ये पहले से चेंज हो रखा हो, तो इसमें चेंज इसके ऊपर निर्भर करता है। तो कैसे होगा हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बताते जाएंगे। तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसको शॉर्ट में अपन आरवी भी बोल सकते हैं।
जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड का मतलब है रिपोर्टर, रिपोर्टर का मतलब होता है रिपोर्टर के बाद रिपोर्टर का स्पीच, स्पीच का मतलब होता है भाषण। भाषण चाहे एक लाइन का हो, चाहे एक पेज का हो, चाहे एक घंटे का हो, वो स्पीच ही कहलाता है। अब किसका स्पीच? रिपोर्टर का। रिपोर्टर कौन है? यहाँ आई ने क्या स्पीच दिया है? आई क्या बोला है? आई ने बोला है ही इज गोइंग टू स्कूल। कहने का मतलब यह है कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। हाँ, इसका जो चेंज है इसके ऊपर नजर तो रखनी पड़ती है, बाकी इसमें चेंज नहीं होता। चेंज सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में होता है। अब देखो चेंज कैसे करते हैं वो आपको मैं बता दूं। चेंज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दो प्रकार से चेंज किया जाता है, जनरल चेंज और स्पेसिफिक चेंज। तो पहला अपन जनरल चेंज के बारे में देख लेते हैं। एक सेंटेंस है, ही सैड टू मी, आई शैल गो टू योर होम नाउ। ये एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही सेड टू मी आई शैल गो टू योर होम नाउ। बेसिक चेंज, बेसिक चेंज ये है रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में दिए हुए कोमा को हटाओ। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाओ। जैसे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में दी हुई कोमा को हटाएंगे तो दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए एक कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, और वो कनेक्टिव सेंटेंस की कंडीशन सी सेंटेंस कौन सा है इसके अनुसार लगाया जाता है। अक्सर जब सिंपल सेंटेंस हो, मीन्स असर्टिव सेंटेंस हो, तो अक्सर दोनों को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग कर देते हैं। आगे देखते हैं, आई शैल गो टू योर होम। अब देखो इसमें देखने वाली चीज है, चेंजेज दो प्रकार से होता है, सॉरी 3 प्रकार से होता है। पहला चेंज प्रोनाउन चेंज। पहला चेंज क्या होता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए पहला चेंज क्या होगा? प्रोनाउन चेंज। मैं आपको फिर अच्छे से बता दूं, आप चाहो तो लिख लो इसको। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के रूल्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के रूल देखो। पहला रूल्स क्या चेंजेज होता है, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय किस किस को चेंज करते हैं? पहला चेंज आता है, वो आता है प्रोनाउन चेंज। सबसे पहले हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे? प्रोनाउन चेंज करेंगे। दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस चेंज। टाइम एंड डिस्टेंस चेंज। तीसरा है टेंस ऑब्लिक वर्ब चेंज। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय 3 चेंजेज होते हैं, कंफर्म होते हैं। वो कौन से होते हैं? पहला चेंज तो क्या होता है? प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज डबल लिख दिया, सॉरी, प्रोनाउन चेंज। दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस चेंज। तीसरा है टेंस ऑब्लिक वर्ब चेंज। कहने का मतलब है कि अब हम आपको ये बताएंगे प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, टाइम एंड डिस्टेंस कैसे चेंज होता है, टेंस ऑब्लिक वर्ब कैसे चेंज होता है। एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपन। पहला हम लिख देते हैं जो कि आपको मैंने बताया है, प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज कैसे होता है ये देखो आप।
प्रोनाउन चेंज। पहले हम देखें आखिर ये प्रोनाउन है क्या चीज। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन के स्थान पर भी यूज किए जा सकते हैं। और प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम देखेंगे एक होता है पर्सन, पर्सन पर्सन आपको पता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। देखो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं उस व्यक्ति को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ बोलने का ही काम करता है, कभी किसी की सुनता नहीं, सिर्फ और सिर्फ। जैसे मान लो अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, तो आप हो गए सेकंड पर्सन, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं आपकी सुन नहीं रहा, मेरा काम है सिर्फ बोलना। तो बोलने वाला, अब मैं बोलूंगी कि कौन बोल रहा था, क्योंकि अगर आदमी आकर मुझे पूछे कि कौन बोल रहा था, मैं बोलूंगा मैं, मीन्स आई बोल रहा था। फिर अगर हम सभी मिलकर बोलें, हम सब मिलकर बोलें और फिर कोई आकर पूछे कि हाँ जी कौन बोल रहा था, तो हम बोलेंगे हम बोल रहे थे। यानी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन होता है यू, और ये यू कौन होता है? ये यू होता है हमेशा सुनने वाला। सुनने वाला है कि जैसे मान लो आप हो, प्रेजेंट टाइम में वीडियो देख रहे हो, तो आप सेकंड पर्सन नहीं हो। क्यों नहीं हो? सेकंड पर्सन सुनने में वो होता है कि फर्स्ट पर्सन को पता होना चाहिए कि ये लोग मुझे सुन रहे हैं। जैसे सामने कोई बंदे बैठे हैं, वो हो जाएंगे सेकंड पर्सन कि मैं उनको बोल सकूंगी तुम खड़े हो, तुम बैठो, तुम ये करो, तुम वो करो। यानी फर्स्ट पर्सन को पता होना चाहिए कि सुन कौन रहा है, इसलिए सेकंड पर्सन होता है यू, और यू हमेशा सामने बैठता है। ऐसे में तो बोलने में तो क्या होता है कि जैसे मान लो माइक पे बोल रहे हैं और दुनिया सुन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सुनने वाले लोग हैं वो सेकंड पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन हमेशा सामने बैठता है, उसी को हम सेकंड पर्सन बोलते हैं, इसलिए यू सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन ये है, जैसे मान लो फर्स्ट पर्सन ये हो गया, एक बंदा ये है, एक ही ये है, ये दो बंदे हैं। इसने पूछा इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? बोला किसने? इसने। इसका नाम ए है और इसका नाम बी। इस ए ने इस बी को पूछा तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? यहां पर फर्स्ट पर्सन कौन सा बन गया? ये ए। सेकंड कौन बना? ये, क्योंकि इसने सुना है। फिर इस बंदे ने दूसरे को बोला कि हमें हरफूल जी इंग्लिश पढ़ाते हैं, यानी ये जो थर्ड पर्सन बनता है, इसका नाम सी, ये बन गया थर्ड पर्सन। मीन्स फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर जिसकी चर्चा करते हैं वो थर्ड पर्सन हो जाता है। और मिलकर जिसकी चर्चा, जैसे मान लो खेत में कोई किसान काम कर रहा है, हम देखेंगे कि वह देखो किसान काम कर रहा है, यानी वह ही। अगर उसकी वाइफ उसके साथ हो, बोले कि उसकी वाइफ भी उसके साथ है, तो हो गई सी। अगर मान लो 3-4 सभी घर वाले उसके साथ लगे हुए हैं, तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? दे, यानी एक प्लूरल के लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। तो ही, सी, दे, इट या फिर कोई नेम, ये सब मिलकर थर्ड पर्सन बनते हैं। अब आपको पता चल गया होगा, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, दे, इट और नेम, ये सभी थर्ड पर्सन हैं। अब बात करते हैं अपन इस प्रोनाउन की। देखो बात ये है, प्रोनाउन को डिवाइड कर रखा होता है। आप ये लिखते जाना कंटिन्यू, यार वीडियो को रोक रोक के लिखते जाना। प्रोनाउन में हम देखेंगे आई और वी, अभी देखा था हमने। ये सभी जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सभी प्रोनाउन है। आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये है यू, ये कौन सा पर्सन है? सेकंड। फिर आ गया ही, सी, पहले दे लिख देते हैं, दे और इट, ये प्रोनाउन लिख दिए मैंने, यही हमने लिखे थे। और ये पूरे के पूरे कौन से हैं? थर्ड पर्सन है। यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, दे और इट, ये सभी थर्ड पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए अपने को जो मैं बता रहा हूँ वो पूरे के पूरे रूल्स अपने को पता होने चाहिए। अगर अपने को ये नहीं पता तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किसी भी कंडीशन में नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए आप, ये जो लाइन लिखी है मैंने, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सभी के सभी इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस या फिर इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस।
नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। केस मीन्स कारक, यानी ये जो लाइन बनी है इसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। इसको सब्जेक्टिव केस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के स्थान पर ही आता है, कभी भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर या किसी दूसरे वर्ड के स्थान पर कभी भी नहीं आता। हमेशा आई सब्जेक्ट के स्थान पर ही आता है, कभी भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आता। वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सभी के सभी क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं या फिर इसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। इसके बाद में जो लाइन बनी है वो है माई, ओवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, यानी इसको बोलते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस, पजेसिव केस को पजेसिव केस मीन्स होता है संबंधवाचक कारक। ये जो लाइन बनी है माई, ओवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सभी की सभी पजेसिव केस है, मीन्स संबंधवाचक कारक है। ये हमेशा कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आते, इनके साथ जरूर कोई ना कोई नाउन आता है। नाउन किसे कहते हैं? संज्ञा, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, मीन्स नाउन कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक पेन है, मार्कर है, पेन है, किसका पेन है? माई पेन। ओवर पेन, योर पेन, उसका अगर पेन हो, हिज पेन, हर पेन, देयर पेन, ये सभी क्या है? ये मीन्स ये सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं आते, इनके साथ जरूर कोई ना कोई नाउन होता है। जैसे ये पेन है, ये पेन एक नाउन है, कभी भी ये नहीं देखोगे दिस इज माई, कभी सेंटेंस में ही नहीं आता दिस इज माई। क्यों नहीं आता? क्योंकि माई एक पजेसिव केस है और पजेसिव केस के साथ डेफिनेटली कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। तो हम बोलेंगे दिस इज माई पेन, दिस इज ओवर पेन। या मान लो रूम है, ये कमरा किसका है? ये हमारा कमरा है, यानी ओवर रूम, योवर रूम, हिज रूम, हर रूम। अगर किसी लड़के का रूम हो हिज रूम, किसी लड़की का रूम हो हर रूम। 5-7 दूसरे बहुत सारे लोगों का अगर कमरा हो तो देयर रूम हम बोलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पजेसिव केस है इसको हिंदी में संबंधवाचक कारक बोलते हैं, और संबंधवाचक कारक कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आता, ये इनके साथ जरूर कोई ना कोई नाउन आता है, इसलिए इसको पजेसिव केस बोलते हैं। इसके बाद में एक लाइन और बनती है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, us, you, him, her, them, it। देखो ये है मी, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये जो पूरी लाइन बनी है सीधी की सीधी, ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लाइन बनी है ये प्रत्येक वर्ड सेंटेंस में हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही आते हैं, कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आते। कभी आपने देखा है कि मी इज गोइंग टू जयपुर? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मी क्या है? एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए कभी भी ये सब्जेक्ट या पजेसिव केस नहीं बन सकता, कि इनके साथ कभी भी नहीं हो सकता। जैसे मान लो पेन है, मी पेन, अस पेन, यू पेन, ये कभी नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि इनके साथ कभी भी कोई नाउन नहीं आ सकता, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले प्रोनाउन हैं। अब बात यह है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय अपने को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया कि ओवर क्या है, ओवर क्या है, ये आ गया ओवर, ये ओवर क्या है? ओवर यू का पजेसिव केस है, अस का पजेसिव केस है। अगर पूछे यू का ऑब्जेक्टिव केस लिखो तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस। ही आ गया, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। सी का पजेसिव केस क्या है? हर। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम। हम बोले कि अस का सब्जेक्टिव केस क्या है? अस का सब्जेक्टिव केस वी है। यू का सब्जेक्टिव केस क्या है? यू। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है? ही। हर का सब्जेक्टिव केस क्या है? सी। देम का पजेसिव केस क्या है? देयर। यानी कहने का मतलब ये है कि हर वर्ड की पोजीशन का अपने को पता होना चाहिए कि आई क्या है? सब्जेक्टिव केस। माई क्या है? पजेसिव केस। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। वी क्या है? मतलब कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी लाइन ऊपर वाली सब्जेक्टिव केस है, बीच में जो बनी हुई लाइन है इसको हम बोलेंगे पजेसिव केस, संबंधवाचक कारक है। ये सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं आते, इनके साथ जरूर कोई ना कोई नाउन आता है। ये ऑब्जेक्टिव केस इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही आते हैं। बात अब ये आती है, 2 वर्ड आ गई यू और एक यहां पर यू।
अब आप भी बोलोगे साहब हमें कैसे पता चले कि ये यू सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है। बात ये है, सेंटेंस आपके सामने होता है, अगर सेंटेंस में यू सब्जेक्ट के स्थान पर है तो सब्जेक्टिव केस है, अगर यू ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। बस ये इसकी पहचान है। फिर आ गया एक वर्ड ये हर और ये हर। हमें कैसे पता चलेगा कि साहब ये हर पॉजिटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉजिटिव केस का मतलब है ये वो लाइन है जिनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। अगर नाउन साथ नहीं आता तो समझ जाना हर। जैसे मान लो हर फादर उसके पिता, हर मदर उसकी माता। अगर हर अकेला है, मैंने उसको कहा आई सेड टू हर, मैंने उसको कहा आई सेड टू हर, तो वो अकेली लड़की हो गई। आई सेड टू हर फादर, तो फादर क्या है यहाँ पर? नाउन है। अगर हर के साथ कोई नाउन आता है तो समझ जाना पॉजिटिव केस है, और अगर हर अकेला आता है तो समझ जाना वो ऑब्जेक्टिव केस है। कहने का मतलब है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए पहला जो चेंजेज होता है वो प्रोनाउन का चेंज होता है, जो इस प्रकार है। इनको याद करने का एक तरीका है, इनको आप ये तरीका कर लो, आई माई मी, वी ओवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर दे देयर देम, इट इट्स इट। देखो बात ये आती है, ये इट क्या है? अक्सर लोग बोलते हैं ये इट निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। देखो मैं ये बता रहा हूं, बात तो सही है उनकी, इट निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन इट हम बहुत सारी जगह इनके इट के नियम अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ निर्जीव के लिए ही इट लगाया जा सकता है, इट सजीव के लिए भी लगाया जाता है, लेकिन इसके लिए हम टॉपिक ही अलग बनाएंगे एक, तब आपको बताऊंगे कि ये इट निर्जीव के लिए ही नहीं बल्कि सजीव के लिए भी इट लगाया जाता है, लेकिन कौन सी परिस्थिति में लगाया जाता है इसका टॉपिक अपना अलग होगा। पहला देखा आपने, आप लिख लो इसको। पहला हमने देखा है प्रोनाउन चेंज। अब आएगा अगला टाइम एंड डिस्टेंस का। मैं मिटा देता हूं इसको। देखो ये जो सब चेंज होते हैं, आपको मैं बता दूं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ये सब चेंज होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं होता। अगर प्रोनाउन भी है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का कोई चेंज नहीं होगा। टाइम एंड डिस्टेंस जो अब अगला है अपना, टाइम एंड डिस्टेंस चेंज, टाइम एंड डिस्टेंस चेंज। देखो हिंदी में लिख देते हैं इसको समय, और क्या है? दूरी। और ये सब रिपोर्टेड स्पीच में है। सीधी सी बात है, सीधा सा नियम है। टाइम एंड डिस्टेंस में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना, नज़दीक शो करने वाले शब्दों को दूर वाले में बदल दो। यानी नज़दीक का मतलब है यहाँ, दूर क्या हो गया उसका? वहां, हियर, देयर, इस प्रकार, उस प्रकार, यहां, वहां, यह, वह। यानी कहने का मतलब इसको चेंज करना है। सेंटेंस में दिया हुआ मिलेगा डायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अपने को नजदीक वाले शब्द मिलेंगे, उसको अपन चेंज कर देंगे दूर वाले शब्दों में। कैसे? अगर देखो ये आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, ये जो वर्ड मैं नीचे लिखूंगा वो रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे, और इसको चेंज करना है, चेंज इनटू। उन शब्दों को अपने को चेंज करना है। कौन से शब्दों में? अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच में दिस आ जाए, क्या जाए? दिस, तो इसको चेंज कर देना दैट में। अगर हियर आ जाए, हियर, तो इसको चेंज कर देना देयर में। अगर टुडे आ जाए, टुडे, तो इसको चेंज कर देना दैट डे, दैट डे। अगर टुनाइट, टुनाइट आ जाए तो इसको चेंज कर देंगे दैट नाइट। टुनाइट चेंजेस टू दैट नाइट। फिर आ जाए टमारो, टमारो चेंजेस टू the next day, the next day। अगर मानो the next day ही आ जाए,
द नेक्स्ट डे आ जाए तो इसको हम चेंज कर देंगे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। टुमारो आ जाए यस्टरडे। देखो अब इसमें देखो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, यानी ये डे वैसे वैसे रह जाएंगे। द नेक्स्ट अगर लगाएगा द नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट नाइट, द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग नाइट की जगह नाइट, बाकी नेक्स्ट की जगह अपन क्या कर देंगे फॉलोइंग। ईयर आ गया द नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर, द नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ। कहने का मतलब है द नेक्स्ट अगर आ जाए तो उसको द फॉलोइंग में चेंज कर देना। फिर आगे मान लो यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे चेंजेस टू द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे कर देंगे। यानी कि ये सब वर्ड किस में आएंगे, रिपोर्टेड स्पीच में। यानी जो इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस है उसके अंदर ये चीज मिलेगी। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर देंगे तो इन वर्ड्स को अपन चेंज कर देंगे इन वर्ड्स में। देखो अब आप ये लिख लो, इसके बाद में अगले वर्ड्स और हैं। जैसे आ गया नाउ, इधर नाउ मिल जाए तो इस नाउ को अपन चेंज कर देंगे देन में। क्लियर, ये लिखते जाओ। इसके बाद में अगर मान लो आ गया जस्ट, जस्ट चेंजेस टू देन, हैंस, हैंस चेंजेस टू देंस, हिदर, हिदर, हिदर चेंजेस टू दीदर। ये वर्ड्स अपने को रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम करते हैं तो इसको चेंज कर देंगे किसमें, दस, दस चेंजेस टू सो। कहने का मतलब यह है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है इसको अपन चेंज कर देंगे इनमें। अब आप समझ गए होंगे टाइम एंड डिस्टेंस। अगर टाइम नज़दीक का दिखा रखा है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय उसको दूर में बदल दो। अगर डिस्टेंस यानी दूरी, अगर नज़दीक दूरी दिखा रहा है तो उसको दूर वाले में शो कर दो। यही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का रूल्स है। अब आगे आपने जैसा कि देखा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तीन प्रकार से चेंज होता है। वो है प्रोनाउन चेंज, टाइम एंड डिस्टेंस चेंज, और तीसरा मैंने बताया था आपने लिखा होगा वो है टेंस, टेंस ऑब्लिक वर्ब चेंज। देखो टेंस में ही वर्ब होती है। अगर वर्ब चेंज हो गई तो ऑटोमेटिकली टेंस चेंज हो गया, और टेंस चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली वर्ब चेंज हो गया। तो बात एक ही है, टेंस बोलो इसको चाहे वर्ब चेंज बोलो। चेंज अगर वर्ब में चेंज हो गया तो टेंस चेंज हो गया, और अगर टेंस चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली वर्ब भी चेंज हो जाती है। तो इसमें देखते हैं टेंस। अब टेंस निर्भर करता है किसमें, देखो अब आपने देखा था कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। एक तो देखा है रिपोर्टिंग वर्ब, आपने देखा है जो कि मैंने बताया था, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। एक आपने देखा है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये दो चेंज होती है। इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें चेंज होता है। चेंज होने के बाद में हम कहां जाएंगे, चेंज इनटू, किस में चेंज करना है वो अपन देखेंगे इसके अंदर। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में यदि टेंस के मामले की बात करें, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, कैसे पता चलेगा कि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में? मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, ही सेड, आई सेड, ये जो सैड वर्ड है ना, यही पता चलेगा कि ये कौन से टेंस का है। अगर उस सैड के स्थान पर से या फिर सेज लिखा हुआ मिले, जैसे आई से टू हिम,
आई सेड टू हिम का मतलब यहां से अपने को पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच चाहे किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय टेंस में, बात सिर्फ टेंस की है, प्रोनाउन की नहीं बोल रहा मैं, टाइम एंड डिस्टेंस की चेंज नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं किसको, सिर्फ टेंस में क्या होगा, नो चेंज। बाकी प्रोनाउन चेंज होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस चेंज होगा। कब, अगर ये प्रेजेंट में है तो टाइम एंड डिस्टेंस के सब कुछ चेंज होंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो। और पता कैसे चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, यहां पर से या सेज लिखा हुआ मिलेगा। अगर यहां पर से या सेज लिखा हुआ मिल गया तो चाहे रिपोर्टेड स्पीच कोई भी टेंस में हो, चाहे किसी भी टेंस में हो, टेंस के मामले में कोई चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले टेंस की। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, इसका मैं पहले एग्जांपल दे दूं आपको, थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। जैसे मान लो ये आ गया, ही सेज टू मी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस आया है अपने पास में। देखो, इसके ऊपर नजर डालने से पहले अपनी नजर होनी चाहिए इसके ऊपर कि क्या चेंज होगा या नहीं होगा। कैसे पता चले, इससे पता चलेगा। अगर ये दिख गया कि प्रेजेंट टेंस में, तो एक चीज अपने दिमाग में रख लेना कि इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। किस में चेंज नहीं होगा, टेंस में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था, यदि रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच चाहे किसी भी टेंस में हो, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेज नहीं होगा, मीन्स नो चेंज होगा। अब बात करते हैं ही सेज, हम लिखेंगे ही। अब देखो, एक रूल मैं आपको बता देता हूं चलते चलते, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लिखो तो लिख लो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में देखो 3 वर्ड आते हैं, से, सेज, से या फिर सेड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रूल्स बता दूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यानी सेज, से या सेड के बाद यदि 2+ ऑब्जेक्ट हो तो इस सेज का तो बन जाएगा टेल्स, से का बन जाएगा टेल और सेड का बन जाएगा टोल्ड। इस चीज का ध्यान रखना। क्या, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में 2+ ऑब्जेक्ट हो तो सेज का टेल्स बन जाएगा, से का टेल बन जाएगा, सेड का टोल्ड बन जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में 2+ ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ये नहीं है और अकेला सेज है, से है या फिर सेड है, तो ये ऐसे कैसे ही रह जाएंगे। किसकी बात है, ये सिंपल सेंटेंस की बात बता रहा हूं मैं। तो ही सेज रह जाएगा, ही से रह जाएगा, या फिर सॉरी से रह जाएगा, सेड रह जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई क्या है, प्रोनाउन है। मैंने आपको बताया था प्रोनाउन चेंज होगा। तो इसमें एम क्या है, एम से ही पता चल जाता है कि कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, चाहे किसी भी टेंस में हो। क्या होगा, नो चेंज, यानी ये सेंटेंस पूरा का पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, इसमें अपने को चेंज नहीं करना पड़ेगा। प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है इसके लिए मैं आगे बता दूंगा, क्योंकि एम प्लेइंग है तो यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, आगे चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में हो। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। यदि रिपोर्टिंग वो फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, कैसे पता चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है? देखो, सेल से या फिर विल से लिखा हुआ मिलेगा, इससे पता चल जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। यहां पर आई सेल से, ही विल से लिखा मिलेगा, तो समझ जाना क्या है रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, फ्यूचर टेंस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है
तो और रिपोर्टेड स्पीच चाहे किसी भी टेंस में हो, चाहे किसी भी टेंस में हो, चेंज क्या होगा? नो चेंज। यानी कहने का मतलब ये समझ गए होंगे कि टेंस जो कि 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो पास्ट को हमने रोक दिया है, पहले फ्यूचर को लेकर आ गए कि अगर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच चाहे किसी भी टेंस में हो, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की, तो देख लेते हैं पास्ट के बारे में। पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि पास्ट टेंस में? ये जो मैंने से लिखा था ना पहले, यहां पर अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसमें कर देता हूं सेड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, कैसे पता चलेगा? उस से या यहाँ पर सेड लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि यहाँ लिख दिया। ये अब जो लाइन बनी है ये पूरी की पूरी पास्ट टेंस की है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो। अब प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चेंज इनटू पास्ट टेंस। देखो कैसे चेंज होता है ये मैं आपको बता दूं। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट, पहला टेंस ले लेते हैं अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या ले लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? देखो अभी मैंने बताया था, या तो इसमें से या फिर सेज मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डू या फिर डज हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अगर इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज मिलेगा। डू या डज हो या फिर फर्स्ट फॉर्म हो तो हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। यानी डिड यूज आ जाएगी। कब आ जाएगी? जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो डिड का प्रयोग कर देंगे। यदि सेंटेंस सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। यह है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। पहचान क्या है? से या सेज मिलेगा। से या सेज मिलता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे हम। और डू या डज है तो इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम डिड का प्रयोग कर देंगे। इंटरोगेटिव है तो भी हम चेंज कर देंगे। नियमानुसार चेंज होगा वो आपको मैं आगे बता दूंगा। लेकिन इतना चीज का ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। अब आगे देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट देख ही लिया। कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे पता चलेगा? इसकी इज एम आर प्लस आई एन जी का प्रयोग किया हुआ मिलेगा अपने को। तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते टाइम पर हम क्या कर देंगे? वॉज या फिर वर्ब प्लस आई एन जी का प्रयोग कर देंगे। कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पहचान ये कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये कि इज एम आर प्लस आई एन जी मिलेगा, इसको चेंज कर देना। वॉज वर्ब प्लस आई एन जी के अंदर चेंज कर देना। फिर अगला टेंस है अपना परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। यानी पहचान देखो इसकी। अगर प्रेजेंट इधर तो यही है पास्ट टेंस, इसका ध्यान परमानेंटली कर दो। अगर सैड है तो रिपोर्टेड स्पीच में, यानी रिपोर्टेड स्पीच एक बार में फिर से बता देते हैं, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये है कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना। और पास्ट परफेक्ट का मतलब आपको पता चल ही गया
कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फॉर्म तो वो की वो रहेगी, बस हैज हैव के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैड का प्रयोग कर देंगे। ये लिखते जाना, वीडियो को रोक रोक कर लास्ट तक देखते जाना, A to Z रूल्स बताऊंगा और आराम से तसल्ली से बताए जा रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। फिर आ गया अगला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है हैज बीन या फिर हैव बीन मिलेगा, हैज बीन या फिर हैव बीन मिलेगा। इसको अपन चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, यानी हैज हैव बीन को हैड बीन में चेंज कर देंगे। ये है प्रेजेंट टेंस के रूल्स, यानी प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखो बात ये आ गई कि प्रेजेंट तो पास्ट में हो गया, अगर ऑलरेडी अगर पास्ट आ गया तो देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें भी एक शॉर्ट से ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस आ गया, पास्ट मतलब पहला ही देख लेते हैं अपन, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। टेंस 4 है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 टेंस हैं। देखो इनको अपन नाम दे देते हैं, 1 2 3 और 4, इनमें नंबर दे देते हैं अपन। आपको पता है ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ये विषम है, ये सम संख्या है। अब बात यह है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट अगर रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस में यदि पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो किस में चेंज करेंगे, किसी में नहीं। सम ये विषम संख्या है, विषम वाले को विषम में बदल दो, विषम वाले को विषम में बदल दो, यानी पास्ट इंडेफिनिट किस में हो जाएगा चेंज, पास्ट परफेक्ट में। और सम वाले को सम में बदल दो, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। यानी विषम संख्या वाला विषम में चेंज हो जाएगा और सम वाला सम में चेंज हो जाएगा। बात ये कि पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा चेंज और पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। लेकिन अब आप ये पूछना चाह रहे होगे कि अगर पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा, इनके लिए आगे कुछ जगह है नहीं, इसलिए ये क्या होगा, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज। यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते इसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाते हैं तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी टाइम एंड डिस्टेंस और प्रोनाउन प्रॉपर चेंज होते रहेंगे। बस पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि विषम संख्या विषम में और सम संख्या सम में चेंज हो जाएगी। अब देखो ये हो गया पास्ट का, अब आ जाता है फ्यूचर का। तीनों टेंस दोनों टेंस बता दिए। फ्यूचर टेंस देखो कुछ चीजें थी कि जैसे मान लो सेल आ गया, विल आ गया, जैसा कि आपको पता है कि ये फर्स्ट पर्सन के साथ अक्सर यूज में आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, सेल चेंजेस टू शुड, विल चेंजेस टू वुड। कुछ विशेष परिस्थितियां होती है कि सेल को वुड में भी चेंज करना पड़ता है और विल को शुड में भी चेंज करना पड़ता है। विशेष परिस्थितियां कब आएंगी, जब हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे तब विशेष परिस्थितियां अपने सामने आएंगी, तब आपको खुद को पता चल जाएगा कि सेल वुड में कैसे चेंज हुआ और विल शुड में कैसे चेंज हुआ। लेकिन अपने एक चीज दिमाग रखना कि सेल शुड में चेंज हो जाता है, विल वुड में चेंज हो जाता है। फिर आ गया मे चेंज इज टू माइट, ठीक है। और एक आ गया कैन चेंजेस टू कुड, यानी कैन अगर रिपोर्टेड स्पीच में कैन आ गया तो कुड में चेंज कर देना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मे आ गया तो इसको माइट में चेंज कर देना। और सेल शुड में विल वुड में, यानी कहने का मतलब है कि ये फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर इसमें चेंज कर देना।
अब हम एक एक चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। ये है अपना टेंस चेंज, यानी कहने का मतलब ये है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय 3 प्रकार से चेंज होता है। पहला बताया था प्रोनाउन चेंज, दूसरा बताया था टाइम एंड डिस्टेंस चेंज, और तीसरा बताया था टेंस ऑब्लिक वर्ब चेंज। अब ये तीनों प्रकार के चेंज बता दिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे इनके एग्जाम्पल। देखो, एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से सेंटेंस के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखो, पहले तो हम देख लेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का वो समूह है या दो से अधिक शब्दों के समूह को जिसका भावार्थ सही हो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। उनका भावार्थ निकलता हो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। यानी कि शब्द किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के सही मेल को या सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक वैसा ही सेंटेंस में जैसा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। यानी इंग्लिश में बोलेंगे द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस कॉल्ड सेंटेंस, एंड द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस कॉल्ड वर्ड। अब बात करते हैं सेंटेंस। पहली बात है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करें, पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और 5वां है और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इनको हम एक अपनी एग्जाम में यही चीज आती है, कंपटीशन में यही चीज आती है। ये पूरे 5 के 5 सेंटेंस आते हैं और इन 5 के सेंटेंस को बात ये है, ये आएंगे डायरेक्ट स्पीच में, इसको इनडायरेक्ट करना है। रूल्स, बारीकी रूल मैंने आपको पहले बता दिए, नॉर्मल रूल, बेसिक रूल मैंने आपको बता दिए, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटेंस के आगे बढ़ेंगे उनको आप एक बार अच्छे से याद कर लेना। टेंस को अच्छे से याद कर लेना, उनकी हेल्पिंग वर्ब याद कर लेना, प्रोनाउन चेंज कर ले, प्रोनाउन याद कर लेना, उनके केस याद कर लेना कि कौन सा सब्जेक्टिव केस है, कौन उसका पॉजिटिव केस है, कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव केस है। ये चीज़ अच्छे से लर्न कर लेना। फिर उसके बाद में अगर टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस को भी आप अच्छे से याद कर लेना कि टाइम एंड डिस्टेंस अगर अपने को अच्छे से याद है तो ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। तो हम आज सिर्फ इतना ही, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सेंटेंस, कल का पूरा वीडियो आ जाएगा असर्टिव सेंटेंस, नेक्स्ट जो वीडियो है असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये चीज़ें अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि लास्ट में है, इन 500 जो सेंटेंस हैं इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन से सेंटेंस हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।